फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो, यानी मोहनजोदारो की विशेषताएं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सीबीएसई में कई बार पूछा जाता है, तो आज हम इसका मॉडल आंसर देखने की कोशिश करेंगे कि इसका अच्छा मॉडल आंसर कैसे बन सकता है। सीबीएसई में अभी तक इसको लेकर 2 सवाल हैं। ये पूरे चैप्टर से नहीं, केवल हड़प्पा से हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये रहा। हड़प्पा की नगरीय योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली नगर नियोजन को इंगित करती है, अर्थात उसके नगर नियोजन को बताती है। इसको हमें उदाहरण सहित बताना है। तो दोस्तों, एक अच्छा मॉडल आंसर वो होता है जिसमें आप कम से कम एक हिस्टोरियंस का व्यूज तो जरूर दो। एक हिस्टोरियन का व्यूज होना ही चाहिए। एक आंसर में एक हिस्टोरियन का व्यूज जरूर होना चाहिए, उसको एक अच्छा मॉडल आंसर माना जाता है। तो चलिए अपना मॉडल आंसर देखते हैं। देखो, सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे विशाल नगर था, जिसकी बड़े पैमाने पर खुदाई सर जॉन मोर्सल ने करवाई थी। ये नाम आपको जरूर मेंशन करना है। यह नगर अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था और इसकी कई विशेषताएं हैं। और अगर आप पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग करते हो तो ये काफी अच्छा होता है। जैसे पहला पॉइंट है इसमें, मोहनजोदारो एक सुनियोजित शहरी केंद्र। मतलब मोहनजोदारो एक सुनियोजित का मतलब होता है पूरी तरह से प्लान किया हुआ। जैसे आज के समय में चंडीगढ़ भारत का ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह से प्लान किया गया है, प्लान करके बनाया गया है। तो ऐसे मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहरी केंद्र था। अब देखिए, यह विशाल शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और 2 भागों में बटा गया था। एक तो था ऊपरी दुर्ग और दूसरा था निचला नगर। दुर्ग का मतलब होता है किला। तो दुर्ग या किला शहर के पश्चिम में स्थित था, जबकि निचला नगर जो था वो पूर्व में नीचे बसा हुआ था। निचला शहर दुर्ग की तुलना में देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा था। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा जिससे कि आप समझ पाओगे कि वो किस तरह की बातचीत की गई है। निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था और ये जो चबूतरे होते थे एक तरह से बेस का काम करते थे। आज भी आपने देखा होगा कि घरों को थोड़ा चबूतरों पर बनाया जाता है, एक पहले बेस दिया जाता है तब बनाया जाता है। नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए हमें एक तरह से 4 दीवारी होती थी और उसके अंदर से जाते थे। मोहनजोदड़ो की तरह हड़प्पा भी एक सुनियोजित शहरी केंद्र था और इसकी नगर योजना और मोहनजोदड़ो की नगर योजना लगभग एक जैसी थी। देखो, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं तो आप समझ पाओगे। इधर देखिए, देखो ये एक लोअर सिटी है। एक मिनट में चेंज करता हूं। इधर देखिए, ये लोअर सिटी है और यह अपर सिटी है, अर्थात यह ऊपरी दुर्ग है और यह निचला नगर है। आप इसे समझ गए होंगे कि किस प्रकार की बातचीत की गई है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य का अर्थ है कि घर बनाने का तरीका क्या होता था। अब देखो, मोहनजोदड़ो के निचले शहर में जो आवासीय भवन हुआ करते थे, आवासीय भवन का मतलब है जहां लोग रहते थे, उनके भी नमूने मिले हैं। कुछ घर में केवल एक ही कमरा होता था और कुछ में तो 12-12 तक कमरे पाए गए हैं, 12-12 की संख्या में। और हर घर में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय, कुएं, ये सब आदि होते थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। जी, इतिहासकार बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। ऐसा माना जाता है कि आंगन जो होता था वो परिवार की दैनिक गतिविधियों का केंद्र था, मतलब खाने बनाने के लिए, कताई करने के लिए, इस तरह से। ये थोड़ा मिस टाइप हो गया, कताई।
तो कथा जैसे काम के लिए आंगन का प्रयोग किया जाता था। मकान 2 मंजिल होते थे, 3 मंजिल भी हुआ करते थे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो बड़े शहर थे, यहाँ पर तो दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के भी प्रमाण मिले हैं हमें। अब देख लो ये लोग कितने माइंडेड थे। गृह स्थापत्य की एक सबसे बड़ी अनोखी बात यह है कि दरवाजे और खिड़कियां ऐसे बनाए जाते थे कि वो सड़क की तरफ नहीं खोलेंगे। जो भी घर होते थे उसके सामने दरवाजे के चारों ओर ही एक कमरा बना दिया जाता था। और इससे फायदा ये होता था कि जब भी कोई व्यक्ति सामने से देखेगा, गेट से देखेगा, तो घर के अंदर सीधा झांकने को नहीं मिल सकता उसे। इसके अलावा दरवाजों पर नक्काशी भी की गई थी। नक्काशी का मतलब डिजाइन वगैरह करना। अगला पॉइंट हमारा ग्रिड प्रणाली। देखो ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है सड़कों को 90 डिग्री एंगल पर काटना। मतलब जब भी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटें तो आप समझ जाना कि ये बात हो रही है ग्रिड सिस्टम की, ग्रिड प्रणाली की। अब हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा क्योंकि सड़कें और गलियों का जो निर्माण किया गया है वो एक तरह से ग्रिड सिस्टम में किया गया। 90 डिग्री एंगल पर काटती है सड़कें, और जो सड़कें होती है उन नगर को कई भागों में बांट देती है। सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि खुद ही हवा से ही उनकी सफाई होती रहे। इसी में हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली का मतलब है ड्रेनेज सिस्टम, कि वहां पर जो भी पानी हुआ करता था वो कैसे निकलता था, क्या कोई नालियां थी या नहीं थी, इस तरह की बातचीत हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज है कि ड्रेनेज सिस्टम एक अनोखी पहचान है हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पानी को निकालने के लिए नालियों का निर्माण करते थे। हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियां होती ही थी, और ये नालियां हमारे वॉशरूम, बाथरूम इनसे जुड़ी होती थी। इसी के माध्यम से घर का गंदा पानी जो था वो पास की जो गली होती थी उसमें जो नाली बनी होती थी, छोटी नाली, उसमें जाता था। और ये छोटी नाली आगे चलकर बड़ी नाली से जुड़ी होती थी। और नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर ही मेन होल बने होते थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको लिखना है। मेन होल होते थे ताकि जरूरत पड़ने पर, जब भी मतलब जरूरत पड़े तो उन्हें हटाकर नालियों की सफाई की जा सके। जो ड्रेनेज सिस्टम था ना केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अपने अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक अच्छा आंसर वही होता है जिसमें किसी एक स्टूडेंट का व्यूज जरूर हो। अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक हिस्टोरियंस का व्यूज है। देखिए इसको ये क्या कहते हैं। सबसे पहले बताता हूँ विशाल स्नानागार के बारे में। विशाल स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ, स्नानागार जहाँ पर नहाते हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भवन हमें मिला है तो वो महान स्नानागार ही है। डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं कि विशाल स्नानागार का जो निर्माण है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचायक है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं कि जो ग्रेट बात है वो एक तरह से ये दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इंजीनियरिंग स्किल्स में कितने अच्छे थे। इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग को हिंदी में कहते हैं अभियांत्रिकी। तो डॉक्टर आर के मुखर्जी का कहना यही है कि विशाल स्नानागार का जो निर्माण है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की इंजीनियरिंग स्किल्स को बताता है। अब देखो इस स्नानागार के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श जो है वो पक्की ईंटों से बना हुआ है। तीनों ओर कमरे बने हुए थे शायद कपड़े बदलने के लिए, और इनमें एक बहुत बड़ा कुआं भी था जिससे जलाशय, ये जो जलकुंड था इसमें पानी आता था। जलाशय का जो पानी होता था उसे निकालने के लिए एक नाली भी बनाई गई थी, ढलवा नाली जिसे कह सकते हैं। और ऐसा अनुमान है कि इसका प्रयोग लगभग धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता होगा। देखो आजकल बहुत हिस्टोरियंस हैं जो एक तरह से ग्रेट बात पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे यहाँ भारत में जो छठ पूजा मनाई जाती है और ग्रेट बात में जो पूजा की जाती होगी उनमें लगभग कुछ समानता है, ऐसा उनका अनुमान है। तो इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। देखिए आगे क्या रिसर्च होती है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जो कि ग्रेट बात की है जिससे आप समझ पाओगे। देखिए तो आपको इसमें दो जगह सीढ़ियां देखने को मिलेगी।
मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक ये सीढ़ी है, दूसरी इधर सीढ़ी है, तो ये ग्रेट बात था। चलिए अपने अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विशाल अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है माल गोदाम, जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता है। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में ही एक एक विशाल अन्नागार यानी कि माल गोदाम मिला है। ये जो अन्नागार है इसका निचला भाग तो बना हुआ है ईंटों से, जबकि ऊपरी भाग बना हुआ था लकड़ी से। इसीलिए अब आप अगर देखोगे तो ईंटों वाला भाग तो सुरक्षित रहेगा, इसलिए वो भाग बच गया है, जबकि ऊपर वाला जो भाग है वो नष्ट हो चुका है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इसका प्रयोग सामान्यतः अन्न भंडारण के लिए किया जाता था। अगला बिंदु है निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री। देखिए, निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का मतलब यह है कि जितने भी बिल्डिंग्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स हड़प्पा सभ्यता में बने हैं, उनमें कुछ ना कुछ सामग्री का प्रयोग हुआ है। सामग्री का मतलब जैसे ईंटें, लकड़ियां, कच्ची ईंटें, भट्टे में पकाई गई ईंटें, पत्थर, तो इन सब का प्रयोग तो हुआ ही है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में भवनों और निवास स्थान के निर्माण में कई प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता था। जो बस्तियां जरूर मैदान में थी, वहां पर जो मकान बनते थे, आमतौर पर देखा गया कि वो कच्ची ईंटों, भट्टे में पकाई गई ईंटों, लकड़ी और सरकंडे से बनाए जाते थे। और सौराष्ट्र जैसा शहर जहाँ पर पत्थर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वहां पे जो निर्माण होता था वो पत्थरों से ही किया जाता था। ईंटों का आकार लगभग सभी शहरों में एक जैसा था, इसीलिए कई बार अंदाजा लगाया जाता है कि वहां कोई राजा रहा होगा। खैर, मकान के दरवाजे और खिड़कियां जो बनाई जाती थी वो लकड़ी से बनाई जाती थी। आमतौर पर हमारे यहाँ भी जो मकान के दरवाजे और खिड़कियां होती थी वो लकड़ियों से बनी होती थी, या अभी भी होती हैं। तो इसके अलावा जो घर का फर्श होता था वो कड़ी मिट्टी को कूट कूट कर बनाया जाता था, और जैसे गाँव में आज भी लिपाई होती है वैसे वहां पर की जाती थी। और फर्श का जो निर्माण होता था वो पक्की ईंटों का होता था, जैसे कि महान स्नानागार में हमने देखा, ग्रेट बाथ में देखा, उसका फर्श भी पक्की ईंटों से बना हुआ था। और छतें जो होती थी वो लकड़ी के सह तीरों से बनी होती थी। सह तीरों का मतलब होता है बीम्स। हमारे घर में भी आजकल जो छतें होती हैं वो बीम्स से बनाई जाती थी, तो बीम्स को हिंदी में कहते हैं सहतीर, तो वहां पर बनाई जाती थी। दोस्तों, इसके बाद जितने भी 6-7 पॉइंट बताए हैं, इसके बाद या तो आप एक फ्लो चार्ट बनाइए, या इसके बाद कोई आप इंडिया का मैप बनाइए। इंडिया का मतलब पाकिस्तान भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि हमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, इंपोर्टेंट शहर अगर हैं जैसे लोथल वगैरह, इन सबको मैप में दिखाना पड़ेगा, तब इसे एक अच्छी आंसर राइटिंग माना जाएगा। देखिए, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर 3 शहरों पर मार्क कर रखा है, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल। अगर आप ये 3 शहर भी मैप में दिखा देते हो तो आपने बहुत अच्छा आंसर तैयार किया है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम किसी और क्वेश्चन का एक अच्छा मॉडल आंसर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।